राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, जेरेमी बेंथम के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम आनंद राज्य की प्रगति और श्रेष्ठता की कसौटी है। बेंथम मित्रों, बेंथम को उपयोगितावाद का महान प्रवर्तक, व्यक्तिवाद का समर्थक और उच्च कोटि का सुधारवादी विधिवेता के रूप में जाना और समझा जाता है। एक यथार्थवादी विचारक होने के नाते बेंथम ने सुखवाद का मनोवैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया और राज्य के कार्यों में इस उपयोगितावादी सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, उपयोगितावाद को बेंथम ने एक क्रमबद्ध दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। मित्रों, बेंथम का जन्म लंदन के एक संपन्न परिवार में सन 1748 में हुआ था। इनके पिता जेरेमी बेंथम एक सुप्रसिद्ध वकील थे। चूंकि बेंथम बचपन से ही विचारशील थे और छोटी उम्र में ही इन्होंने लैटिन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और धीरे धीरे ग्रीक और फ्रेंच भाषाओं को भी उन्होंने सीख लिया। मित्रों, बेंथम के पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे। प्रारंभ में चूंकि बेंथम की शिक्षा वेस्ट मिनिस्टर स्कूल में हुई और फिर उन्होंने क्वींस कॉलेज ऑक्सफोर्ड में अपना अध्ययन प्रारंभ किया और वहीं से उन्होंने 15 वर्ष की आयु में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। मित्रों, बेंथम ने 1763 ईस्वी में लिंकन्स इन में कानून का अध्ययन प्रारंभ किया और 1772 में वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वकालत करना प्रारंभ कर दिया। किंतु वकालत में उनकी चूंकि रुचि नहीं थी, अतः बेंथम ने तत्काल वकालत को छोड़कर अपना ध्यान कानूनी पद्धति की त्रुटियों की ओर लगाकर उन्हें दूर करने में लगा दिया और 23 वर्ष की अवस्था में बेंथम ने प्रिस्टिले के एक ग्रंथ को पढ़ा। उन्होंने इस ग्रंथ में पाया किसी सरकार का मूल्यांकन उसके नागरिकों के बहुमत की प्रसन्नता पर ही किया जा सकता है। और इस लेख को पढ़कर बेंथम बहुत प्रभावित हुए। तभी से उन्हें विश्वास हो गया कि राज्य का प्रमुख कार्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की व्यवस्था को करना है। और बेंथम ने लगभग 2 वर्षों तक भारत, मैक्सिको, चिली, अमेरिका, अनेक यूरोपीय महाद्वीप के देशों का परिभ्रमण कर अपने सिद्धांत को संकलित करने का प्रयास किया। मित्रों, बेंथम प्रतिदिन नियमित रूप से अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे और 1788 में उनकी भेंट
जेनेवा वासो मिस डुमांट से हुई, जिसने उनकी रचनाओं का फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया। मित्रों, सन 1821 में बोरिंग नामक युवक का उन्हें सहयोग प्राप्त हुआ, जिसने बेंथम के कुछ ग्रंथों को 11 खंडों में प्रकाशित किया। फिर भी बेंथम के बहुत से लेखों का संग्रह अभी भी अप्रकाशित ही है। 1827 में बेंथम ने लंदन विश्वविद्यालय के मूल में यूनिवर्सिटी कॉलेज की स्थापना की और वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के दूषित वातावरण से चूंकि मुक्त रहे और चर्च के प्रभाव से दूर अपने आप को रखने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन को चूंकि यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया और बेंथम का अनुकरण करते हुए ग्रेट ब्रिटेन के अन्य नगरों मैनचेस्टर, लिवरपूल, रीडिंग, शेफील्ड, ब्रिस्टल आदि में कॉलेज स्थापित किए गए, जहां विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान की ओर विशेष ध्यान दिया गया। मित्रों, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख वाले उपयोगितावादी सिद्धांत को देने के साथ बेंथम ने सुधारवाद पर भी बहुत ज्यादा बल दिया और उनके विचारों को यूरोप और अन्य देशों में बहुत अधिक सम्मान मिला। बाद में मात्र 84 वर्ष की अल्प आयु में 1832 में इस महान विचारक का निधन हो गया। मित्रों, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत है। मैंने अपने पहले वीडियो में इस उपयोगितावादी सिद्धांत को परिभाषित करते हुए बताया। बेंथम महोदय कहते हैं कि व्यक्ति को जिस कार्य को करने से सुख की अनुभूति होती है वह अच्छा है, और जिस कार्य को करने से व्यक्ति को दुख पहुंचता है, कष्ट पहुंचता है, वो बुरा है, वो अनुपयोगी है। इस प्रकार बेंथम महोदय ये कहते हैं कि जिस कार्य को करने से आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, वह उपयोगी है, और जिस कार्य को करने से व्यक्ति में कष्ट पहुंचता है, अच्छा नहीं लगता, वह कार्य अनुपयोगी है, और यही उनका उपयोगितावादी सिद्धांत है। मित्रों, विद्यार्थियों, बेंथम की मान्यता है कि सुख और दुख इन दोनों को मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, और मापने के लिए बेंथम ने एक आनंददायक पद्धति का विवेचन किया, वर्णन किया। उन्होंने अपने ग्रंथ, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन के अंतर्गत इसके 4थे अध्याय में सुख और दुख की मात्रा को मापने के उन्होंने 7 तत्व निर्धारित किए, बतलाए, जिनका वर्णन इस प्रकार है। विद्यार्थियों, सुख और दुख को मापने के लिए बेंथम महोदय 7 तत्वों का विवेचन में प्रथम तत्व तीव्रता को लेते हैं। तीव्रता से तात्पर्य हमारा गति से है, स्पीड से है। कहने का तात्पर्य है कि वो सुख और दुख कितनी गति से हमारे पास पहुंच पाता है, कितनी स्पीड से हमारे पास पहुंच पाता है, उसी आधार पर यह निर्धारण किया जा सकता है कि वह सुख कितना अधिक है अथवा कितना कम। मित्रों, इसके अलावा दूसरे तत्व के रूप में बेंथम महोदय निश्चितता और अनिश्चितता को इसके दूसरे निर्धारक तत्वों के रूप में गिनती करते हैं, बताते हैं। कहते हैं कि वो सुख कितना निश्चित है और कितना अनिश्चित है, इस आधार पर सही अथवा गलत के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि वो सुख सही है अथवा गलत। मित्रों, तीसरे तत्व के रूप में बेंथम महोदय अवधि को बताते हैं। अवधि से हमारा तात्पर्य
टाइम से है, समय से है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो सुख अथवा दुख कितनी अवधि तक, कितने समय तक उस व्यक्ति के पास अथवा व्यक्तियों के पास वो रहता है। चौथे तत्व के रूप में बेंथम महोदय निकटता अथवा दूरस्था के तत्व को निर्धारित करते हैं, बताते हैं। वो कहते हैं कि वो सुख कितना पास है अथवा दूर, इस आधार पर उसकी मात्रा को, सुख और दुख की मात्रा को निश्चित किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। विद्यार्थियों, अगले तत्विक रूप में वो उत्पादकता को बताते हैं। उत्पादकता से बेंथम महोदय का तात्पर्य यह है कि किसी सुख और दुख में कितनी दूसरे प्रकार के सुख और दुख को उत्पन्न करने की शक्ति है। इस आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि एक सुख के द्वारा यदि दूसरे सुख की अनुभूति होती है, एक दुख के द्वारा किसी दूसरे दुख की अनुभूति होती है, इस आधार पर उसकी मात्रा का पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार उसको मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। छठवें तत्व के रूप में बेंथम महोदय शुद्धता को बताते हैं। शुद्धता से तात्पर्य उसमें मिलावट से है कि वो कितना शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। इस आधार पर सुख और दुख का निर्धारण किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। मित्रों, अगले तत्व के रूप में वो विस्तार को बताते हैं। विस्तार से तात्पर्य यह है कि वह सुख और दुख को पाने वालों की कितनी संख्या है, अर्थात सुख और दुख कितने व्यक्तियों पर पहुंच पाता है, उसका विस्तार कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है। जितना अधिक सुख और दुख का विस्तार होगा वह उसकी मात्रा को निर्धारित करता है, बताता है। विद्यार्थियों, सुख और दुख के मापने के, निर्धारण करने के पश्चात बेंथम महोदय सुख और दुख की गणना भी करते हैं। गणना से तात्पर्य बेंथम महोदय का यह है कि यद्यपि सुख और दुखों को गिना नहीं जा सकता, फिर भी सामान्य तौर पर 14 प्रकार के सुखों की गणना की जा सकती है और 12 प्रकार के दुखों की गणना की जा सकती है। बेंथम महोदय 14 प्रकार के सुखों का विवेचन करते हुए प्रथम सुख इंद्रिय सुख को मानते हैं, दूसरे सुख को संपत्ति के सुख की गणना करते हैं और तीसरे प्रकार का सुख निपुणता के सुख को वो बताते हैं। चौथे प्रकार का सुख मित्रता का सुख होता है, अर्थात दोस्ती के बाद, मित्रता के बाद जो सुख की अनुभूति होती है वो इस श्रेणी में रखा जा सकता है, माना जा सकता है। अगला सुख, पांचवा जो सुख है वो यश का सुख होता है। यश प्राप्त कर लेने के बाद जो सुख की अनुभूति होती है वो इस श्रेणी के अंदर मानी जा सकती है। अगला सुख सत्ता का सुख होता है। सत्ता को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को जो सुख की अनुभूति होती है वो इस श्रेणी में रखी जा सकती है। इसके अलावा सातवें सुख के रूप में वो धर्मशीलता का सुख को मानते हैं और आठवां सुख परोपकार के बाद जो सुख की अनुभूति होती है वो परोपकारिता वाले सुख के अंतर्गत मानी जा सकती है, समझी जा सकती है। 9वें प्रकार का सुख वो स्मृति के सुख को मानता है, अर्थात जो हमारी याददाश्त में जिस सुख का स्मरण हमें होता है वो इस श्रेणी के अंदर रखा जा सकता है। अगला सुख 10वें सुख के रूप में वो कल्पना का सुख मानते हैं। कल्पना यदि कोई व्यक्ति करता है और उस कल्पना से उसको जो सुख की प्राप्ति होती है वो इस सुख की श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। विद्यार्थियों, 11वें सुख के रूप में वो आशा के सुख का वर्णन करता है और 12वां सुख संगति का सुख, अर्थात संगति से जिस सुख की प्राप्ति होती है वो इसके अंतर्गत मानी जाती है। और अगला सुख 13वें सुख के रूप में वो उपकार का सुख का वर्णन करते हैं और 14वां सुख वो मुक्ति का सुख मानते हैं। इस प्रकार वो 14 सुखों का वर्णन करते हैं, बताते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, बेंथम ने इन 14 प्रकार के सामान्य सुखों का वर्णन करने के पश्चात 12 प्रकार के सामान्य दुखों का भी विवेचन किया है, जो इस प्रकार है। पहला जो सामान्य दुख है वो है उनका अभाव का दुख।
अभाव के दुख के बाद दूसरे प्रकार का जो दुख है वो है इंद्रिय दुख, और तीसरे प्रकार का जो दुख है वो है जटिल स्थिति में फंस जाने पर जो दुख की अनुभूति होती है वो इस श्रेणी के अंतर्गत मानी जाती है। चौथे प्रकार का जो दुख है वो शत्रुता का दुख, और पांचवें प्रकार का जो दुख है वो अपयश का दुख है। छठे प्रकार का जो दुख है वो धर्मशीलता का दुख है, और सातवें प्रकार का जो दुख है वो परोपकारिता का दुख है। आठवें प्रकार का दुख अपकारिता का दुख, नवें प्रकार का दुख स्मृति का दुख, और 10वें प्रकार का दुख कल्पना का दुख, 11वें प्रकार का दुख निराशा का दुख, और 12वें प्रकार का दुख संगति का दुख माना जाता है, समझा जाता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से सुखों और दुखों को वर्णन करने के पश्चात, विवेचन करने के पश्चात उन्होंने सुखों की जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसका भी विवेचन किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस सुख की जो नेचर है वो परिमाणात्मक है, ना कि गुणात्मक। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी सुख मात्रात्मक रूप से अच्छा माना जाता है, ना कि गुणात्मक रूप में। कहने का मतलब यह है कि किसी सुख की क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, बल्कि उस सुख की क्वांटिटी से मतलब होता है। अर्थात वो सुख यदि ज्यादा संख्या में यदि हमें प्राप्त होता है तो वो सुख ज्यादा अच्छा समझा जाता है, ना कि उसकी क्वालिटी। कहने का तात्पर्य यह है कि बेंथम महोदय कहते हैं कि सुख की तुलना यदि हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि सुख का परिमाण बराबर होने से पुष्पिन एक प्रकार से बच्चों का खेल है, वह उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ। कहने का मतलब यह है कि पुष्पिन को खेलने के पश्चात जिस सुख की अनुभूति होती है वो उतनी ही अच्छी है, उतनी ही श्रेष्ठ है जितना कविता के पाठ के दौरान हमें प्राप्त होती है, काव्य के पाठ के दौरान हमें प्राप्त होती है। इसलिए पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ। इस प्रकार से सुख की जो नेचर है उसको वो परिमाणात्मक मानते हैं, ना कि गुणात्मक, और इस प्रकार से वो अपने सुख और दुख का वर्णन करते हुए अपने उपयुक्तवादी सिद्धांत को बताते हैं। मित्रों, इस और सुख और दुख की इस गणना के पश्चात, उपयुक्तवादी सिद्धांत के पश्चात, बेंथम महोदय आनंद और सुख में भी अंतर को बताते हैं। वो ये कहते हैं कि आनंद और सुख दिखने में तो एक ही हैं, परंतु इसमें अंतर होता है। बेंथम महोदय बताते हैं कि आनंद क्षणिक होता है जबकि सुख चिरस्थायी होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्षणिक मात्र से जिस सुख की अनुभूति होती है वो हमें सुख लगता सुख है, परंतु वो आनंद ही होता है, और आगे जाकर वो सुख यदि कष्ट में तब्दील हो जाए तो वो सुख के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। एक उदाहरण के रूप में बेंथम महोदय ने बताया है कि एक शराबी को शराब पीने के पश्चात जिस आनंद की अनुभूति होती है वो एक क्षणिक है। उस आनंद के पश्चात उसके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां घर कर लेती है, वो इसका एक कष्ट है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ समय के लिए उसे आनंद जरूर मिल सकता है, परंतु वो बाद में कष्ट में तब्दील हो जाता है। इसलिए आनंद और सुख दोनों अलग अलग हैं। आनंद जरूरी नहीं है कि आनंद सुख में तब्दील हो, आनंद कष्ट में भी तब्दील हो सकता है। और यदि अधिक बात करें तो बहुत से आनंदों का योग जो होता है वो सुख के अंतर्गत माना जा सकता है, समझा जा सकता है। इस प्रकार से बेंथम महोदय ने अपने उपयुक्तवादी सिद्धांत का विवेचन किया है, प्रस्तुत किया है। मित्रों, विद्यार्थियों, बेंथम महोदय के इस उपयुक्तवादी सिद्धांत के बाद अगली वीडियो में उन्होंने राज्य के बारे में जो बातें बताई हैं उसको हम अगली वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।